हेलो एवरीवन, माय नेम इज महेश चंद्र और हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो रिमेनिंग पोर्शन था हमारा सितंबर 2020 पेपर वन। और शिफ्ट हमारी कौन सी थी? शिफ्ट थी हमारी वन। इसमें हमने 27 क्वेश्चन जो है वो पिछले लेक्चर में हमने कवर कर चुके, जिसका हमने पार्ट वन किया था। पार्ट टू हम अब कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे कि आपको फर्स्ट से लेके 50 क्वेश्चन तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, एनी क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। या फिर कोई टॉपिक आप जो इन 50 क्वेश्चन में ऐसा हो जो आपको पढ़ना हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, तो हम उसको भी सेपरेट लेक्चर में जो है वो लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थे, हम यहाँ पे थे। तो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणा आर एक्सेप्टेड बाई वैशेषिक फिलोसफी, यानी कि वैशेषिक फिलोसफी है, इसने कौन कौन से प्रमाणा जो है इसमें से एक्सेप्ट किए हैं, हमें ये बताना है यहाँ से, ठीक है ना। तो इसमें जो इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं वो किए हैं इन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमाना। इन्होंने केवल दो ही फिलोसफी को जो प्रमाणा को जो मतलब एक्सेप्ट किया है इन्होंने, ठीक है ना। वैशेषिक फिलोसफी ने दो प्रमाणा को एक्सेप्ट किया है, वो प्रत्यक्ष और अनुमाना थे केवल, ठीक है। शब्दा और उपमाना और अर्थपत्ति अनुपलब्धि ये इन्होंने जो वो एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे ए और बी की बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हिंदी में दे रखा है, आप यहाँ से जो रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने कौन सा एक्सेप्ट किया? वहाँ पे हमसे पूछा था कि वैशेषिक फिलोसफी ने कौन सा एक्सेप्ट किया था। यहाँ पे पूछा गया है कि जो बुद्धिज्म है इन्होंने कौन कौन सी फिलोसफी को इसमें से एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो एक्सेप्ट किया है वो किया है इन्होंने, यानी कि इन्होंने एक्सेप्ट किया था अपोहा। एक तो अपोहा एक्सेप्ट किया था इन्होंने, तो अपोहा आ जाएगा, तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब हमें देखना है कि अध्यासा था या अभाव था या प्रत्यक्ष था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे सेकंड और फिफ्थ बोल रखा है, ठीक है ना। यानी कि अपोहा इन्होंने एक्सेप्ट किया था, किसने? बुद्धिज्म ने अपोहा एक्सेप्ट किया था। देन इन्होंने क्या किया था? प्रत्यक्ष एक्सेप्ट किया था। अर्थपत्ति, अभाव और शब्दा और अध्यासा इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल आर्गूमेंट। लॉजिकल आर्गूमेंट का नेचर क्या होता है? देखो यहाँ पे दो चीज होती है। जब भी हम आर्गूमेंट की बात करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट हमारी हमेशा स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, ये दो चीज चलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आर्गूमेंट की, तो आर्गूमेंट जो होता है ना हमारा आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट हमारा हमेशा वैलिड और इनवैलिड होता है, ठीक है। वैलिड होगा या फिर वो इनवैलिड होगा, ठीक है ना। ये दो चीजें दो है यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? लॉजिकल आर्गुमेंट की बात हो रही है, तो आर्गुमेंट जो हमेशा ट्रू, वैलिड और इनवैलिड होगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू और फॉल्स हो सकती है, बट हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि लॉजिकल आर्गुमेंट, तो वो हमेशा हमारा वैलिड और इनवैलिड होता है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमें डी दे रखा है, ठीक है ना। डी दे रखा है और हमसे यहाँ पे बोला है जैसे कि वेजिटेबल्स दे रखी है हमें यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, 19 की, और यहाँ पे पोटैटो दे रखा है और टोमेटो है और ओनियन है, ठीक है ना। और इनके जो यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रोड्यूस, यानी कि 2014 में इतना प्रोड्यूस हुआ ये, और ऐसे करके ये ईयर वाइज दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे टू वे टेबल मान के यहाँ पे जो है जोड़ भी कर सकते हो, यानी कि पोटैटो का टोटल जो पूरा जोड़ कर सकते हो इस वे में, और टोमेटो का इस वे में कर सकते हैं, ओनियन का भी कर सकते हैं, और हम ईयर वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ईयर वाइज कैसे करेंगे? जैसे कि ऐसे करेंगे ईयर वाइज, ठीक है ना। तो आप पहले
जोड़ भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि ये मान के चलिए कि एक दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट जो है वो यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके जोड़ भी लगा सकते हैं आप। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमसे जो है वो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। हमसे पूछा यहाँ पे, इन विच ईयर, कौन सी ईयर में प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो का लेस देन है द एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन से जो लेस देन है, ठीक है ना। अब एवरेज प्रोडक्शन निकालना होगा हमें सबसे पहले, और किसका निकालना है हमें, हमें निकालना है पोटैटो का, ठीक है ना। तो पोटैटो का टोटल कर लिया। अब देखो ये टोटल काम आता है यहाँ पे। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि 200 और 5 700, 7 और 3 10 और 11 11 और 7 18, 18 और 8 होता है 26। 2600 जो है वो टोटल आ गया इसका। 2600 और डिवाइड किससे कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 साल है, तो 6 से इनको हम जो है वो डिवाइड कर देंगे। जब हम इनको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 433.33 आएगा, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। ये हमारा एवरेज निकल आया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वहाँ की अपेक्षा 2600 टोटल था हमारा, और डिवाइड किससे करना था, 6 से, जो कि हमारा आता है 433.33 निकल के आता है। ये क्या आता है, एवरेज निकल के आता है। अब हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज से कम कौन कौन से हैं इसमें से, 16 14 15 16 17, ठीक है ना। 14 15 16 17 में एवरेज से कम कौन सा दे रखा है इसमें, देखो एवरेज कितना है हमारा 433। तो देखो ये भी कम दे रखा है, ये ज़्यादा दे रखा है, ये भी कम है, ये भी कम है, यानी कि हाँ केवल 2015 का जो है वो एवरेज से मोर दे रखा है, बाकी सब कम दे रखे हैं। तो 2015 वाला नहीं आएगा। तो 2015 वाला नहीं आएगा, तो इसका मतलब जिसमें भी ऑप्शन नंबर सी हो उसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से। देखो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब देखो बाकी सब तो ज़्यादा थे, 16 भी ज़्यादा था, 14 भी था, कम था मतलब लेस था वहाँ पे 433 से, अब देख सकते हो। और 2017 का भी कम था 433 से। वो कितना था वो मैं यहाँ पे जो वो लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि 15 14 15 16 17 का पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। 200 500 300 100, देखो इसका था 200 500 300 और 100, ठीक है। आई थिंक मैंने सही लिखा, एक मिनट यहाँ पे देख सकते हैं। 15 का था 500, 15 का 500 था, ठीक है ना। यानी कि ये था यहाँ पे ये 500 था, ये था 300, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमें हमसे पूछा था कि एवरेज से कम कौन सा है, एवरेज से लेस देन एवरेज पूछा है ना। तो लेस देन एवरेज कौन सा है, 200 और 300 और 100, यानी कि 16 14 और 17, 15 नहीं आएगा ऑप्शन में। तो ऐसे करके ये जो वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमसे पूछा इन विच ईयर प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो द लिस्ट, यानी कि अब हमें साफ साफ दे रखा क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। 14 17 1916 का हमसे पूछा गया कि टोमेटो का जो है वो सबसे कम प्रोडक्शन किस ईयर में हुआ है, ठीक है ना। तो टोमेटो का सबसे कम जो है वो किस ईयर में हुआ है वो देखते हैं। 14 17 1916, ठीक है ना। मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो टोमेटो का हुआ था यहाँ पे 50 का 2014 में। और उसके बाद कौन कौन से ईयर दे रखे, यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक करके, ठीक है ना। 14 का 50 दे रखा है, 2014 का जो है वो 50 दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं इसको 50। 17 19 16 का और लेना है, ठीक है ना। 17 19 16, 17 का जो है वो 80 है और 19 का 90 है, ठीक है। और 16 का कितना है ये भी देख लेते हैं। 16 का कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 40। 16 का दे रखा है जी
40 दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, लीस्ट कौन सा है इसमें से, लीस्ट कौन सा है, हमें साफ साफ देखने से लग रहा है कि 40 लीस्ट है, यानी कि 2016 का जो है वो लीस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। और आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा इसमें, 2016, जो कि टमाटर का उत्पादन सबसे कम यहाँ पे हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमसे पूछा है कि व्हाट इज द ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इन द ईयर 2018, यानी कि 2018 का हमें ग्रॉस प्रोडक्शन पूछा है वेजिटेबल्स का। सारी वेजिटेबल्स दे रखी थी हमें टेबल में, तो 2018 का ग्रॉस पूछा, ग्रॉस का मतलब टोटल पूछा हमसे, ठीक है ना। 2018 का टोटल करते हैं हम यहाँ पे। देखो 2018, अब देखो ये टोटल भी काम आ गया। अगर इसका टोटल, इधर का टोटल आप पहले लगा के बैठे थे तो 700 और 5 1270 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, 1270 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1270, ठीक है ना। 1270 इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछा है व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन का इंक्रीज परसेंटेज पूछा है हमसे, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम द 2018 टू 19, यानी कि 2018 से जाएंगे और 2019 तक में टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि 18-19 का टोटल यहाँ भी काम आ गया, तो 18 और 19 का टोटल लगा लेते हैं पहले। देखो 18 का टोटल कितना है और 19 का टोटल कितना है। देखो 18 का टोटल अगर हम करते हैं तो 18 का टोटल अभी हमने किया 1270 था, और 19 का टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। देखो 8 और 14 होता है 1490, ये हो गया, ठीक है ना। 1490 ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा था कि इंक्रीज पूछा है, तो देखो इंक्रीज कितने का हुआ है यहाँ पे, इनको माइनस कर दो आपस में। अगर हम माइनस करते हैं इसको तो ये आता है हमारा 220 आता है। तो इसको मैं उसी स्लाइड पे लिखता हूँ, ठीक है। 1270 और 1490, ठीक है। देखो यहाँ पे करते हैं, ये था 2018 का था 1270, ठीक है ना। और 2019 का कितना है, 2019 का है 1490। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो इसका डिफरेंस आता है हमारा 220। कंपेयर किससे करेंगे हम, प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर कितना था हमारा 1270, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, ठीक है ना। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 17.32, ठीक है जी। 17.32% आएगा। आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो 17.32 को इन्होंने क्या लिया, 17.2 लिया इन्होंने केवल, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और इसके अगर जैसे कि देखो जीरो यहाँ से इसका जीरो काट दो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आएगा हमारा 127, तो नीचे बचा, ऊपर बचा हमारा 2200। इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो ऐसे करके जब सॉल्व करेंगे तो ये जो 17 टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच ईयर, हमसे पूछा प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेबल्स मैक्सिमम है, कौन से साल में मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन में दे रखा है 18 यानी कि 16 17 18 19 4 दे रखा है। तो इन चारों का टोटल कर लो, आपस में कंपेयर करके देख लो कि मैक्सिमम कौन सा है, क्योंकि ऑप्शन में भी हमें 4 ही दे रखे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 17 18 19 का टोटल कर लेते हैं। अगर पहले टोटल लगाया होता तो क्वेश्चन जो है वो आसानी से बनने वाला था, ठीक है। अब देखो 16 17 18 19 यहाँ से टोटल करना है हमें और यहाँ तक का करना है। देखो 2 टोटल तो हमारे पास ऑलरेडी है 1270 और 1490, ठीक है ना। हमको केवल ये करने हैं। तो देखो 300 यानी कि 440 तो ये हो जाएगा इसका टोटल, और ये हो जाएगा जी 580, ठीक है। अब हमें बताना है यहाँ से कि मैक्सिमम कौन सा था। तो मैक्सिमम था 2019 का, 2019 का मैक्सिमम था जो कि 1490 राइट आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा था 1490 और 2019 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये हिंदी में दे रखा है, आप यहाँ से जो है वो रीड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट करते हैं। फुल फॉर्म पूछिए हमसे सी डी रोम की। तो सी डी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। काउंट होता नहीं है, और काउंट यहाँ पे भी काउंट दे रखा है और रॉ दे रखा है, तो ये यहाँ से रॉ भी कट जाएगा। तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, मल्टीमीडिया पूछा। मल्टीमीडिया का मतलब होता है जिसमें सारे फीचर इंक्लूड हो, यानी टेक्स्ट भी हो, वॉइस भी हो, वीडियो भी हो, क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीमीडिया का मल्टी चीज जो है वो उसमें इंक्लूड है। तो मल्टी चीज इंक्लूड कहाँ पे होगी? जहाँ पे टेक्स्ट की, ऑडियो की और वीडियो की जो बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्राइज फ्रॉम, आईसीटी जो है वो किस किस चीज से, किस किस चीज से जो है वो एक तरीके से शामिल है आईसीटी में। ठीक है ना, तो आईसीटी में शामिल कौन कौन सी चीज है वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आईसीटी में जो शामिल है वो चीज है हमारी वेब बेस्ड लर्निंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सारे फीचर इंक्लूड है इसमें। तो यानी कि ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं हम, और उसके साथ साथ हम लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और वेब बेस्ड लर्निंग भी कर सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ई कॉमर्स कंपनी रिक्वायर्ड पर्सनल डाटा टू सर्व द स्टेक होल्डर बेटर, इट इज प्रोसेस प्राइवेसी में गेट कंप्राइज। हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ से। ई कॉमर्स कंपनियों के हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत डेटा की जरूरत होती है। ठीक है ना, ई कॉमर्स व्यक्तिगत डेटा देना पड़ता है उनको, क्योंकि जो कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं उनको। अच्छा, इस प्रक्रिया में नेता से समझौता करना पड़ सकता है, बिल्कुल करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कंपनी का डाटा जो है वो एक तरीके से हैक हो गया, तो उसमें हमारा डाटा भी जो है वो सुरक्षित नहीं है उनके पास, तो हमें अपनी नेता से भी समझौता करना पड़ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट। ठीक है ना, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये दे रहा है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 40 क्वेश्चन करते हैं। पाइथन जो क्या है? पाइथन जो है एक प्रोग्राम लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, स्नेक है। तो पाइथन जो होती है वो एक तरीके से प्रोग्राम लैंग्वेज होती है। ठीक है, अच्छा प्रोग्राम लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 40। हाँ, इसका राइट आंसर यही है। और उसके बाद करते हैं हम 41 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसमें हमसे क्या पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर ईयरली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के बारे में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन था? तो सबसे ज़्यादा था इसमें एशिया। एशिया सबसे ज़्यादा है, तो एशिया यानी कि ए और बी में ही दे रखा है बी ऑप्शन हमें पहले, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से कट हो जाते हैं। उसके बाद आएगा जी नॉर्थ अमेरिकन आएगा, नॉर्थ अमेरिकन आएगा, नॉर्थ अमेरिकन के बाद क्या आएगा? नॉर्थ अमेरिकन के बाद आएगा यूरोप, और यूरोप के बाद आएगा अफ्रीका। ठीक है, अच्छा इसके सीक्वेंस के लिए मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ इनका क्या क्या अमाउंट है। ठीक है ना, इनका अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका का है 1308 मिमी टन, 1308 मिमी टन दे रखा है। अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया का दे रखा है 17,269। ठीक है, और यूरोप की बात करें तो यूरोप का है 4110।
और अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका का जो है वो 5975 होता है। ठीक है ना, ये सीक्वेंस हमसे यहाँ पे पूछा था और इसका आंसर भी हमने यहाँ पे दे दिया कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकी का लाभ मुहैया कराना अविकल्प है। यानी कि हमसे पूछा कि ग्लोबल लेवल पे अगर हमें जाना है, ग्लोबल लेवल पे पार्टनरशिप कर रहे हैं हम, एक तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसमें से बेनिफिट क्या और किन किन चीज़ों को जो है वो इसमें से इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया। तो इसमें से जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को जो है वो एक तरीके से ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, जहाँ पे हम ग्लोबल पार्टनरशिप एंड डेवलपमेंट की बात करें तो। ठीक है, अवेलेबल बेनिफिट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ग्लोबल एमिशन बाई वेट ऑफ फॉलोइंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर मैक्सिमम इन द केस ऑफ। सबसे ज़्यादा जो है वो प्राथमिक प्रदूषण का जो सर्वाधिक वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से पूछा है, यानी कि प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषण का वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से सर्वाधिक है। यानी कि वेटेज के अकॉर्डिंग पूछा, यानी कि भार के हिसाब से इनमें से कौन सी चीज़ जो वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा है नाइट्रिक यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बोल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें जो मैच करनी है ये आपस में, ठीक है ना, तो मैच करने देखो, ऑक्सीजन डिमांड वेस्टिंग, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, ये किससे मिल जाएगा, पेपर मिल से मिल जाएगा ये। तो फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट का फोर्थ सब में दे रखा है तो ये भी नहीं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करें हम, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक तरीके से मॉडर्न वॉशिंग पाउडर एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी कि प्लांट में प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या, जो वॉशिंग पाउडर, ये घर में जो सर्फ वगैरह यूज किए जाते हैं, इनका जो है वो वाटर जो है वो जाता है बह के, तो वो कहाँ पे जा रहा है, एक तरीके से एग्रीकल्चर हमारे उसमें जा रहा है। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है वो इससे मैच कर जाएंगे। अच्छा, ऑप्शन नंबर, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्लियर होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे भी मिलाने की कोशिश कर। एसिड जो है वो एसिड किससे मैच करेगा, एसिड करेगा हमारा मैच जो है वो खान से। ठीक है ना, खान यानी कि माइन वाला जो है वो, ठीक है ना, माइन ड्रेनेज। और पॉलीक्लोरिनेटेड करेगा हमारा बेस्ट इंक्रीनेशन टॉक्सिक से। ठीक है ना, ये यहाँ से मैच कर जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से इसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने की बढ़ती संभावना, यानी प्राकृतिक आपदाओं से जो इफेक्ट हो रहा है, बढ़ती संभावनाओं के बावजूद अनेक समुदाय जो है वो न्यूनीकरण कार्यक्रमों और उपायों को अपनाने से बचते हैं। ठीक है, ये हमसे पूछा। और समुदाय जो है वो हमसे रीजन क्या दे रहा है कि इसका मतलब होता है कि समुदाय न्यूनीकरण को प्राय अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं के परस्पर विरोधी मानते हैं। बट ऐसा नहीं है, वो विरोधी नहीं मानते, जब वो अपनाने से बचते हैं तो एक तरीके से यहाँ पे विरोधी नहीं मानते। तो ये यानी कि ये गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। केवल प्राकृतिक आपदाओं प्रभावित होने की बढ़ती संभावनाओं के बावजूद अनेक समुदाय जो न्यूनीकरण कार्यक्रमों और उपायों को अपनाने से तो बचते हैं, बट अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को वो इसमें जो वो इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ हमसे पूछा है कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी पूछे इंडिया की जो किस ईयर में आई थी, तो वो थी 1982 में। ठीक है ना,
फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो थी वो आई थी 1982 में। और कौन सी थी? वो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय था, यानी कि ये था डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि थी हैदराबाद में, ठीक है ना, हैदराबाद में थी। और अगर हम बात करें सेकंड ओपन यूनिवर्सिटी की, तो वो थी हमारी इग्नू, जो कि 1985 में आई थी, ठीक है ना। ये है इग्नू की बात, इग्नू 1985 में आई थी। फर्स्ट पूछिए तो फर्स्ट हमारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी थी, जो कि हैदराबाद में अभी सिचुएटेड है। यहाँ हमसे पूछा है कि असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन कौन सा होता है। देखो, दो कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस होता है, और एक होता है असिंक्रोनस। नाम से क्लियर है कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो सिंक्रोनस की जब हम बात करते हैं तो वो होता है ऑनलाइन, ठीक है ना, ये ऑनलाइन होता है, और ये होता है हमारा ऑफलाइन। तो अब कर सकते हैं, हमसे असिंक्रोनाइज पूछा है तो यानी कि ऑफलाइन वाली सारी चीज़ें जो इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। देखो, ब्लॉग आ जाएगा इसमें, ब्लॉग आ जाएगा इसमें, डिस्कशन बोर्ड आ जाएगा इसमें, और वी लॉग भी आ जाएगा। वर्चुअल क्लासरूम जो ऑनलाइन होता है तो ये नहीं आएगा, वीडियो चैट भी नहीं आएगा, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? DEF। और DEF जो है वो थर्ड ऑप्शन में हमें दे रखा है, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, वैल्यू कलेक्शन, वैल्यू असेसमेंट, वैल्यू क्लैरिफिकेशन, वैल्यू कंसोलिडेशन। वैल्यू से जो वो क्वेश्चन 4 से 5 शिफ्ट में पूछा गया था, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना था, और हर जो 4 से 5 शिफ्ट में पूछा गया था, और आगे भी इसके आने की पूरी संभावना है। तो इसको जो है वो अच्छे से करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें हम तो वैल्यू कलेक्शन, वैल्यू असेसमेंट, वैल्यू क्लैरिफिकेशन, वैल्यू कंसोलिडेशन। देखो, कंसोलिडेशन बाद में आता है, ये भी सीक्वेंस पूछा जाता है कि ये सीक्वेंस कैसे आएगा। तो कंसोलिडेशन हमेशा बाद में आता है, ये भी आपको जो यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इसका जो है जैसे कि वैल्यू कलेक्शन, कलेक्ट कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे हम, हाँ 48 क्वेश्चन है ये। कलेक्ट कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे हम एक तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे किसी चीज़ को, ह्यूमन बिहेवियर को, तो वहाँ से हम कलेक्ट करना को स्टार्ट कर देंगे, वहाँ से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। देन हम वैल्यू असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट कहाँ पे करेंगे हम? यानी कि इसको एक बार फिर से करते हैं। देखो, यहाँ पे क्या है? वैल्यू असेसमेंट, वैल्यू असेसमेंट, वैल्यू कलेक्शन था, वैल्यू कलेक्शन को हम मिलाएंगे यहाँ पे ऑब्जर्व करने से, ठीक है ना, कि हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे बिहेवियर को एडल्ट के, तो कलेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, कलेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे? वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे ह्यूमन बिहेवियर को, यानी कि सबसे पहले हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने के बाद प्रेडिक्टेबिलिटी की बात होगी, ठीक है ना। ऑब्जर्व करने के बाद प्रेडिक्टेबिलिटी की बात होगी, देन वैल्यू को क्लेरिफाई कर देंगे, यानी कि फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे, वैल्यू प्रीच्ड एंड प्रैक्टिसेस। अच्छा, वैल्यू कंसोलिडेशन लास्ट में आता है। कंसोलिडेशन जो हो जाएगा, यानी कि बी का आंसर जो वो ये होगा। वैल्यू असेसमेंट, असेस है चूज करना यहाँ पे, ठीक है ना, असेस करना जो वो चूज करना होता है एक तरीके से, ठीक है ना, जहाँ पे हम एक तरीके से पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे वैल्यू को कंसोलिडेट, कंसोलिडेट में हम एक तरीके से प्रेडिक्ट करने की बात करते हैं, कंसोलिडेट में जो वो प्रेडिक्ट करने की बात करते हैं, जो लास्ट ऑप्शन हमारा होता है। नेक्स्ट करते हैं। देखो, पर विद्या मीन्स नॉलेज दैट ट्रांसलेट ह्यूमन बिहेवियर, और अपर विद्या मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो अपर विद्या का मतलब होता है नॉलेज जो हमें होती है ह्यूमन को उनके एक्सपीरियंस से मिलती है, जब अपर विद्या की, ठीक है ना, ह्यूमन के एक्सपीरियंस से मिलती है। बट पर विद्या की बात होती है वो ट्रांसेंट होती है ह्यूमन बिहेवियर के, ठीक है ना।
तो इसके राइट आंसर भी क्या है, दोनों सही हो जाएंगे। अपर विद्या का अभिप्राय उस ज्ञान से जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित होता है, और पर विद्या का मतलब होता है ज्ञान है जो कि मनुष्य के अनुभवों से अलग होता है। यानी कि अगर बात करें अनुभव की तो वो अपर विद्या होगी, और अनुभव से अलग की बात करें हम तो वो हो गई हमारी पर विद्या। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च साइंटिफिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है। तो ये एंट्री नंबर कौन सी है, तो ये एंट्री नंबर है 66। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमने यहाँ पे जो वो 28 से 50 के जो मिडिल में थे वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है ना, आई होप क्वेश्चन जो वो पूरे क्लियर हुए होंगे। ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कोई भी टॉपिक आपको जो पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर हम लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच।